क्योंकि बहुत ज्यादा सेंसिटाइज हो चुका हुआ है, मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया और अब बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये कोई जिमनी इलेक्शन है, बाई इलेक्शन है। तो जो ऐसी प्रिपरेशंस हो रही हैं इस हल्के के हवाले से, अगरचे कराची के एक कौमी असम्बली के हल्के में भी इलेक्शन जो है वो भी बस करीब ही है, और तो इन दोनों हलकों में लेकिन जो डस्का के हवाले से खास तौर पे इस मरतबा अरेंजमेंट है जो 19 फरवरी से मुख्तलिफ होगा कि फौज की तैनाती होगी और जो रेंजर्स है वो तमाम पोलिंग स्टेशन पर मौजूद होगी। हसास पोलिंग स्टेशन पर इस मरतबा कैमरे लगे होंगे और इस मरतबा जो टेक्नोलॉजी है उसका बड़ा इस्तेमाल किया जा रहा है और जो प्रिजाइडिंग अफसरान हैं उनको ये हिदायत कर दी गई है कि कनेक्टिविटी चाहे हो या ना हो, जब फॉर्म 45 पोलिंग स्टेशन लेवल पर तैयार हो जाएगा तो उस फॉर्म 45 की तस्वीर जो है वो लेना बाइंडिंग है प्रिजाइडिंग ऑफिसर के लिए। वो बाद में ऑडिट के दौरान चेक हो सकता है कि क्योंकि टाइम और ये सारा सिस्टम में आ रहा होता है। तो इसमें ये कहा गया है कि जो व्हाट्सएप ग्रुप है आरटीएस का, उस सॉफ्टवेयर तो नहीं होगा जो जनरल इलेक्शन में इस्तेमाल हुआ था, तो जो व्हाट्सएप के जरिए नताइज भेजने होंगे और तमाम सियासी जमातें जो इसमें हिस्सा ले रही हैं उनको कहा गया है कि जो अपने पोलिंग एजेंट्स हैं उनको आपने कहना है कि फॉर्म 45 जो प्रिजाइडिंग अफसर का दस्तखत शुदा उसको लिए बगैर आपने पोलिंग स्टेशन नहीं छोड़ना होगा। अच्छा अदील, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स है उनके लिए क्या? क्योंकि पिछली दफा तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का मसला हो गया था ना कि 20 के करीब इधर उधर हो गए थे, तो उनके लिए क्या एक हिदायत है इस दफा? इस मरतबा जी रेंजर्स भी मौजूद होगी साथ, पिछली मरतबा सिर्फ पुलिस थी और इस मरतबा रेंजर्स भी मौजूद होगी और इस मरतबा जो फौज है वो डिप्यूट की गई है। फौज जो है वो पोलिंग स्टेशन लेवल पर उसकी तैनाती नहीं होगी लेकिन वो क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पे वहां पर मौजूद होगी। जो फायरिंग का भी जो मामला हुआ था जिसको खौफ राज की फजा कहा जाएगा वो नहीं होगी, लेकिन जो जमातें हैं तमाम फैसले अभी इलेक्शन कमीशन ने किए हैं, लेकिन इसमें उन्होंने बातें भी की हैं। बाकी जो जमातें हैं यहाँ पे तो पीटीआई और पीएमएन के दरमियान ये 1-on-1 मुकाबला है, उनसे भी कोई बातचीत हुई, बात के उनके भी सजेशन या फीडबैक भी लिया गया उनका? जी, इस हवाले से उन जमातों के लोगों के साथ अब सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को यही असाइन किया गया है कि वो सियालकोट में डस्का में जाकर अहम मीटिंग्स करें। उन्होंने स्टेक होल्डर्स के साथ, उन्होंने इंतजामिया के साथ मीटिंग्स की हैं। इंतजामिया के साथ तमाम मामलात के हवाले से इलेक्शन कमीशन बड़ा मुतमिन नजर आता है अभी तक की जो सूरत हाल है, और इसमें जो एसओपीज तैयार किए गए हैं कि जो रिटर्निंग अफसर का दफ्तर होगा, रिटर्निंग अफसर के दफ्तर में नताइज की तैयारी के दौरान सियासी शख्सियात पर पाबंदी लगा दी गई है कि वो रिटर्निंग अफसर के दफ्तर नहीं जा सकेंगी। पिछले इलेक्शन में यानी 19 तारीख को होने वाले इलेक्शन में सब कुछ रिटर्निंग अफसर ही कंडक्ट कर रहा था। तो इस मरतबा प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर पंजाब को हिदायत की गई है कि आपने भी अपना किरदार अदा करना है। आप जो सर्वेलेंस कर रहे होंगे, आप ऊपर मौजूद होंगे। यानी इस दफा देखिए तैयारियां, इलेक्शन कमीशन भरपूर तैयारियों के साथ जा रहा है और यहाँ पे ये बताना भी मकसूद है कि ये NA-75 डस्का का बाई इलेक्शन है। ये सीट ट्रेडिशनली PMLN जीतती रही है, मुतअद्दिद बार जीत चुकी है। पिछली दफ़ा PTI क्योंकि पहले तो बड़े लीड से जीती थी, क्लोज हो गया था मामला, और फिर PTI जो दही इलाकों से आए तो वहाँ पे जीत भी गई थी। अब देखना है कि इस दफ़ा क्या होता है, क्योंकि जो सेंटिमेंट्स हैं बहुत हाई हैं, तमाम लोगों की नज़रें इस हल्के पे हैं। लेकिन इसके साथ साथ अदील एक और मामला भी है, वो है गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन के माबैन जो एतमाद का जो फुकदान है, और जो अभी जो खबरें भी आएंगी, जो मेंबर्स हैं जो रिटायर हो रहे हैं उनके लिए अभी से ही गवर्नमेंट के लेवल पे बातचीत शुरू हो गई है। ये मामलात का किस नहज पे पहुंचे हुए हैं? ये मामलात में बड़ी दिलचस्प सूरत हाल इख्तियार करती नजर आ रही है। उसकी वजह यह है कि अब जो मेंबर्स इलेक्शन कमीशन के हैं, ज़ाहिर है इनके अब चंद हफ्ते रह गए हैं इनकी रिटायरमेंट में। ये 2 मेंबर जब रिटायर हो जाएंगे, अगरचे इलेक्शन कमीशन जो है वो कंप्लीट रहेगा, क्योंकि फैसला साजी के हवाले से इसका स्पिरिट ये था कि 2 मेंबर जो है रिटायर हो जाएं, इसलिए टॉस करके इससे पहले 2.5 साल बाद उनको रिटायर किया गया। तो अब इलेक्शन कमीशन मुकम्मल रहेगा, लेकिन जो 2 नए मेंबर आने हैं, चूंकि लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ मुशावरत करके ही प्राइम मिनिस्टर ने इनकी अपॉइंटमेंट करनी है, वो आइन की एक बाइंडिंग है। तो ये अभी हाल ही में जो एक अपॉइंटमेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान की हुई है और उसके बाद की जो सूरत हाल थी, तो अब ऐसा लग रहा है कि 2 मेंबर्स की अपॉइंटमेंट के हवाले से सियासी तौर पर हुकूमत और अपोजिशन में
काफी बहसो तकरार होगी और ये और मामला अब अपोजिशन से ही बात करनी होगी और शहबाज शरीफ लीडर ऑफ द अपोजिशन है यहाँ पे, उनसे भी बात होगी। और ये हुकूमत मुतालबा भी कर चुकी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, वज़रा ने कहा था कि जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुस्ताफ़ी होने का भी उन्होंने कहा था, लेकिन अब उसका एक फोरम है, एक तरीकाकार है, उसके अलावा तो नहीं हो सकता। अदील, इस पे नजर रखें आप, इन तमाम मामलात पे आपसे गाए बगाए हम अपडेट्स लेते रहेंगे। बात होती है कि आप में हिम्मत होनी चाहिए तनकीद सुनने की, तनकीद बर्दाश्त करने की, और ये शऊर होना चाहिए कि ये तनकीद बराए तनकीद है, कि ये तनकीद कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जिसे हम कहते हैं कि इससे कोई बेहतरी हो सकती है। अब देखिए, यहाँ तक तो बहुत सवाल उठते हैं कि एडवाइजर्स एक्सटर्नल क्यों आए हैं, उन्होंने परफॉर्म नहीं किया बल्कि बुरा परफॉर्म किया। ये एक जायज सवाल है, देखिए। लेकिन अब आप मुझे बताइए कि डॉक्टर सनिया निश्तर जिस तरह वजीर आजम के साथ मिलके उन्होंने एहसास इमरजेंसी प्रोग्राम, मैं बिस्प की बात नहीं कर रही हूँ जो कफालत प्रोग्राम है, मैं एहसास इमरजेंसी कैश ट्रांसफर की बात कर अच्छा, रही मैं हूँ तो अब कि सेनेटर जिसकी बन वजह से गए ना, बाकी लोग नहीं बने, ये सेनेटर बन गई जी है, अगर उन्होंने परफॉर्म कर दिया अब तो ये अवामी नुमाइंदा आप कह बिल्कुल सकते हैं इनको। जिस तरह फिर आप देख लें अमीन असलम साहब को, अमीन असलम साहब वो आदमी हैं जिन्होंने केपी की हुकूमत में हमारा बिलियन ट्री सुनामी किया, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक अगेन उनका हल्का है, वो इलेक्शन में हार गए, लेकिन वो इलेक्शन वाली है ना, लोगों को जवाब दें हैं, तो मैं यही अगेन बता उनकी परफॉर्मेंस देखें बिल्कुल। ना, वहां भी आ जाती है। देखिए, मैं आपसे डिसएग्री नहीं कर रही, आपने सही बात फरमाई, आपने सही सवाल उठाया कि लोगों के सवाल उठते हैं कि जो नॉन इलेक्टेबल्स हैं या जो टेक्नोक्रेट्स हैं उनकी आपको कितनी हाजत है। अब उस्मान डार साहब की यही आप देख लें, उस्मान डार साहब भी इलेक्शन लड़ के हारे, लेकिन माशाल्लाह उनको जो कामयाब जवान प्रोग्राम है, अब मैं आपको बताती चलूं कि 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर उनका और स्पीकर साहब की जो ज़राअत की कमेटी है, उनका एक बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम लॉन्च होने लगा है। वो बगैर किसी तफरीक के है कि जी फलानी पार्टी के लिए, फलानी पार्टी के, तमाम पाकिस्तान के लिए हो रहा है। और ये दोनों इंशाल्लाह सेक्टर बहुत कर्जों इंपॉर्टेंट है कि यूथ बल जो हमारा उसको भी इस्तेमाल करें, उनको भी प्रोडक्टिव लेकर आएं, और ज़राअत एग्रीकल्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे भी मैं आपसे मजीद भी बात करूंगा, लेकिन जो चेंज ऑफ गार्ड है, जो आप लोग बार बार तब्दीलियां करते हैं, किस तरह का मैसेज आप दे रहे हैं? क्या आप लोगों की सिलेक्शन पहले गलत है, फिर उनसे डिलीवर नहीं होता, वो किसकी जिम्मेदारी है? देखिए ना, अगर मैं टीम खिलाता हूँ तो जो उसमें नहीं परफॉर्म करता, इसको मैंने सेलेक्ट किया है, उसमें तो बक स्टॉप्स एट मी, मेरी जिम्मेदारी बनती है। ये देखें, जब असद उमर साहब को फाइनेंस मिनिस्टर से हटा के हफीज शेख साहब को लगाया था, हमारी पार्लिमानी पार्टी मीटिंग थी जिस पे वजीर आजम को बहुत मेंबरान, इलेक्टेड मेंबरान ने गिले शिकवे का इजहार किया। और मैं दाद देती हूँ वजीर आजम की इस बात पे। मैंने बहुत सियासतदान देखे हैं अपनी उम्र में, बड़े बड़े लोग देखे, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि वजीर आजम वक्त आपसे खुद कहे, आपसे सब्र से आपकी बात सुने। और आपकी एग्जैक्टली वजीर आजम ने यही बात की कि द बक स्टॉप्स विद मी। अगर खुदा न खास्ता पीटीआई की हुकूमत फेल होती है लोगों को डिलीवर करने में, लोगों को उनके हकूक दिलाने में, लोगों को उनकी जिंदगी, उनकी मईशत बेहतर करने में, तो मेरी जिम्मेवारी होगी। चाहे मैंने गलत फैसला किया हो, लेकिन मैं किसी और पे वो ब्लेम नहीं डाल पाऊंगा। चले, वो तो फिर ये ठीक है, बातें और चलती रहेंगी। फिर तो बात लेकिन क्लियर ही फवाद हो साहब, जाएगी। एक जरूरी बात जो है, देखिए, जो इमरान खान में और बाकी लीडर्स में आपको एक फर्क रिक्वेस्ट करूं कि ये आपके व्यूअर्स के लिए भी जरूरी है कि आप देख लें कि हमारी काबीना में वजीर आजम का ना बहनोई बैठा है, ना दामाद बैठा है, ना नेफ्यू बैठा है, ना नी उनकी पढ़े लिखे खानदान है, उनके अच्छे लोग, उनकी फैमिली जानने वाले हैं हमारे लोग। तो ये नहीं है कि उनकी फैमिली में लोगों की कमी